नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। हम ज्योग्राफी जो पढ़ रहे थे उसमें राजस्थान के भौगोलिक जो विभाजन था वो पढ़ रहे थे। 3 वीडियो मैंने चढ़ा दिए थे, चौथा किसी कारण से रह गया था। आज उसको पूरा कर देते हैं तो ज्योग्राफी के लगभग 4 टॉपिक शुरू के आपके पूरे हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली, तो पहले तो आप ध्यान से सुनना भाई। मैं जिस हिसाब से अरावली को पढ़ाऊंगा, नो डाउट आप किसी भी एग्जाम में इससे 5 क्वेश्चन कवर करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ अरावली नहीं, उससे संबंधित जितने भी राजस्थान में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एक साथ ही हम हल करेंगे। इसलिए आप ये मत सोचना कि सिर्फ अरावली पढ़ रहे हैं। मेरी गारंटी है 5 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ, अरावली जब पूरी होगी हर एग्जाम में इस टॉपिक से जो हमारे वाले नोट्स हैं उसमें से हम 5 क्वेश्चन आराम से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम मध्यवर्ती अरावली। तो राजस्थान के 4 जो भौतिक भूभाग हैं, उन 4 भौतिक भूभाग में अरावली को कहा जाता है राजस्थान की लाइफलाइन, जीवन रेखा। ये मोस्ट है भाई, एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण भूभाग जिसको आप क्या कह सकते हो, लाइफलाइन, जीवन रेखा कह सकते हो, वो है आपके अरावली। यहाँ पे कंफ्यूज हो, ये ऐसे हो सकते हैं कि पूर्वी मैदान, नो डाउट आपको पता है पूर्वी मैदान जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है वहाँ पे और फसलें भी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है आपके अरावली को। क्यों कहा जाता है आगे हम चर्चा करेंगे। अब दूसरा देखिए, अरावली का अर्थ एक बार आ चुका है एग्जाम में। अरावली का अर्थ होता है पहाड़ों की पंक्ति, पहाड़ों की पंक्ति। अरावली का अर्थ क्या होता है आपके, पहाड़ों की पंक्ति। क्लियर है। अब उसके बाद पूछा जाता है आपकी सामान्य सी चीजें जो एग्जाम में आ सकती है। फिर पूछा जाता है अरावली की उत्पत्ति। तो आपको ये याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन कल्प, 2nd ग्रेड एसएस में आया था ये, प्री कैम्ब्रियन कल्प, जिसको धारवाड़ समय कहते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प से मानी जाती है। फिर आगे कहते हैं अरावली की विशेषताओं में कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलीय पर्वतमाला है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम और वलीय पर्वतमाला है। ओल्डेड फोल्डेड माउंटेन, अंग्रेजी में ओल्डेड फोल्डेड माउंटेन। 2nd ग्रेड इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुने, कि अरावली है या अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है। मेरा पहला ऑप्शन आपके लिए है वलीय और मेरा दूसरा ऑप्शन आपके लिए है अवशिष्ट। यही लिख देता हूं। अगर आपके एग्जाम में बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाता, देखिए मैंने पहले कहा कि आया हुआ क्वेश्चन है, रिवीजन हो सकता है और आप में से लगभग के ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती, क्योंकि आप ज़्यादातर क्या करते, अरावली है आप कराते वलीय नहीं। अरावली वलीय नहीं करना है, अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलीय पर्वतमाला है, नो डाउट, लेकिन अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला में अगर आपके दोनों ऑप्शन आ जाए, आपको अवशिष्ट करना है। अवशिष्ट का मतलब होता है कटी फटी, ये सबसे ज़्यादा कटी फटी पर्वतमाला है विश्व की, इसलिए दोनों ऑप्शन में आए तो आपको क्या करना है, अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये अरावली की सामान्य सी बातें। अरावली राजस्थान की लाइफलाइन। अरावली का अर्थ होता है पहाड़ों की पंक्ति। उत्पत्ति पूछे तो प्री कैम्ब्रियन कल्प। और अरावली विश्व की प्राचीनतम वलीय पर्वतमाला है। नो डाउट अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है, अवशिष्ट करके आना। अवशिष्ट का मतलब होता है कटी फटी, आया हुआ है एग्जाम में, आने की संभावनाएं और रहती है। तो आप इनको नोट कर लेना भाई, अभी मिटा देते हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए अरावली के बारे में सामान्य सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि अरावली भारत के 4 राज्यों में फैली है। कितने राज्यों में, 4। अरावली का प्रारंभ होता है गुजरात से, गुजरात के बाद अपना राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाद आप चले जाओ हरियाणा और हरियाणा के बाद चले जाओ आप दिल्ली। क्लियर है। तो अरावली का विस्तार आपके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए गुजरात में इसका प्रारंभ माना जाता है चंपारण से।
महात्मा गांधी को पढ़ते हो ना, वो चंपारण आंदोलन, चंपारण पालनपुर से इसका विस्तार माना जाता है दिल्ली की रायसीना हिल्स तक। दिल्ली में जो जगह है ना रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन जो यहाँ पर है आपके, तो रायसीना हिल्स तक आपके इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। भारत में अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसका प्रारंभ आपके होता है गुजरात के चंपारण से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कहाँ तक है, रायसीना हिल्स तक। अब ले लेते हैं अपन, भारत के संदर्भ में पढ़ लिया, हम पढ़ लेते हैं अपना राजस्थान। तो राजस्थान के संबंध में भी मैं सिंपल सा एक यहाँ छोटा सा नक्शा बना देता हूँ। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। देखिए अरावली का एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो आया है अरावली का विस्तार, कि अरावली का विस्तार किस तरफ से किस तरफ है। तो ध्यान रखें, अरावली का विस्तार अकॉर्डिंग मैं राजस्थान करता हूं तो इस हिसाब से है ये, ठीक है। ये आप तीर का निशान, क्योंकि यहां आपको पता है सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, ये सबसे ऊंचा वाला जो भाग है वो इस तरफ रह गया, इसलिए हम पहले दिशा ये लेंगे, इससे इस तरफ जाएंगे। तो आप कहोगे कि अरावली का विस्तार राजस्थान में किधर से है, आप कहोगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से आपके राजस्थान में कहाँ तक है ये, उत्तर पूर्व की ओर। वापिस सुन लेना, अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली का विस्तार 4 राज्यों के अंदर है। अब अपने आ जाते हैं राजस्थान। देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में अरावली का विस्तार है आपके, पहले आप अरावली देखो, पहले राजस्थान में अरावली की लंबाई ले लेते हैं 550 किलोमीटर। एक बार पहले ये ले लो ताकि साथ साथ चलता रहे। राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। मैं ये कह सकता हूँ अरावली का 80% का जो भाग है वो सिर्फ अपने राजस्थान में है। अब राजस्थान में देखो ये कहाँ से शुरू होती है, ये होती है सिरोही, और सिरोही से लेकर ये चली जाती है आखिरी झुंझुनू तक। क्लियर है? राजस्थान में ये सिरोही से प्रवेश करती है और सिरोही से चली जाती है झुंझुनू तक। अगर सिरोही में जगह पूछते हैं खेड़ ब्रह्मा, और यहाँ आप पढ़ते हो खेतड़ी तक, तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है जिले याद कर लेते हैं अपन। तो राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई है 550 किलोमीटर, अर्थात अरावली का 80% का जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली का विस्तार माना जाता है कहाँ से, खेड़ ब्रह्मा, सिरोही से लेकर आप कहाँ तक चले जाओ, खेतड़ी, झुंझुनू तक। राजस्थान के अगर मैं जिलों की बात करूं तो 16 जिलों में इसका विस्तार है, लेकिन मुख्य और सघन जो विस्तार है वो 7 जिलों में है। मुख्य और जो सघन विस्तार है वो आपके कितने जिलों में, 7 जिलों में। नो डाउट किसी भी जिले का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ तो क्यों आपका टाइम खराब करूँ, इतना देख लेना 7, बाकी नोट्स में पढ़ो तो पढ़ लेना, ठीक है। इतना ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ संख्या देख लेना कि अरावली का विस्तार वैसे तो है 16 जिलों में, लेकिन मुख्य और सघन विस्तार कितना है आपके 7 जिलों में। तो ये अरावली भारत के संदर्भ में हो गई। भारत में इसका विस्तार चंपारण से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक है, कुल लंबाई 692। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आपके खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी तक है, जिसमें कुल लंबाई 550। राजस्थान में 80% भाग, 16 जिलों में विस्तार, मुख्य और सघन विस्तार हो गया आपके 7 जिलों में। अब आ जाओ आप राजस्थान के जिलों के संदर्भ में, राजस्थान के जिलों के संदर्भ में। तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो है उदयपुर में। और फिर बताता हूं अरावली को जब आगे हम 3 भागों में बांटेंगे तो हम पढ़ेंगे कि मध्यवर्ती जो अरावली है वो सबसे ज़्यादा कटी फटी है, सबसे ज़्यादा नाल मध्यवर्ती अरावली में है, और मध्यवर्ती अरावली आपके आ जाती है अजमेर में। इसीलिए एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि अरावली का न्यूनतम विस्तार अकॉर्डिंग ऑप्शन, तो न्यूनतम जो विस्तार है अजमेर में है। इसीलिए अजमेर का एक क्वेश्चन बनता है, घाटी में बसा शहर, घाटियाँ ही घाटियाँ हैं यहाँ पे, तो घाटी में जो बसा शहर है वो कौन सा है आपके, अजमेर। वापिस सुनना, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, इसको आप याद करो, देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आगे हल होने वाले हैं। उदयपुर का याद रख लेना, अरावली का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो उदयपुर में है। तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो अरावली के जितने लाभ हैं, राजस्थान को अरावली से
जितने लाभ हैं अकॉर्डिंग जिला अगर कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो हम उसका उत्तर क्या कर सकते हैं, उदयपुर। आगे देखते जाएं आप। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं अरावली के लाभ और अरावली की हानियां। राजस्थान में अरावली का लाभ क्या है और राजस्थान में अरावली की हानियां क्या है। तो आपने ये देखा होगा, पहला पॉइंट तो यही है कि अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है। दो कौन से भाग हो गए, एक हो गया आपके उत्तर पश्चिम और एक हो गया आपके दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान है, क्लियर है ना। तो आपके अरावली का सबसे पहला लाभ क्या है कि अरावली, अब देखो ये दिशा देख लेना, अरावली उत्तर पश्चिम में फैले थार के मरुस्थल को दक्षिण पूर्व में आगे बढ़ने से रोकती है। यह पहला इसका लाभ है। किधर से किधर अगर सत्य असत्य में आ जाए और आपको कह दिया कि अरावली दक्षिण पश्चिम में फैले थार के मरुस्थल को उत्तर पूर्व में आगे बढ़ने से, तो ये गलत हो जाएगा। आपको देखना है उत्तर पश्चिम में फैले थार के मरुस्थल को दक्षिण पूर्व में आगे बढ़ने से आपके रोकती है। क्लियर। चलिए पहला लाभ। अब इसके अलावा लाभ ही लाभ है। देखो नंबर 2, अरावली पर आपके सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वन, इसीलिए इसको राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। हमारे लिए तो वनों का सबसे ज़्यादा महत्व है। और आपको पता है कि वन होंगे वहाँ क्या होंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर हो गया। अब देखिए इस पर निवास करते हैं हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले आदिवासी। आदिवासियों का निवास स्थान अगर 4 भौतिक भूभागों में है तो वो सारा का सारा आपके क्या हो जाएगा, अरावली। अरावली का अगला लाभ है नंबर 4, अरावली पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं, खनिज संपदा की दृष्टि से अरावली 1 नंबर पे। मोटे मोटे याद कर लिए, पहला रेगिस्तान को बढ़ने से रोक रही है, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, आदिवासी और खनिज। अब सुनते रहे, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं बताइए। राजस्थान में अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार किस जिले में, तो आपका उत्तर होगा उदयपुर। और अरावली पे क्या पाए जाते हैं, वन। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है भाई, ये लो आपने उत्तर कर दिया उदयपुर। दूसरा, इस पे क्या पाए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार किस जिले में, उदयपुर में। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ करोगे, उदयपुर में। अब देखिए आपके 2 क्वेश्चन तो इनको क्लियर कर लेना, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य। मैं यहाँ पे अरावली के लाभ से ज़्यादा ये बताना चाह रहा हूँ कि अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर में है। सारे क्वेश्चन उदयपुर से बनाएगी। देखिए आगे कितने क्वेश्चन बनते हैं इनसे, 1 2 तो आपने पढ़ लिए। तीसरा है देखो आदिवासी। देखो आदिवासियों की अगर मैं बात करूँ, जिसको आप जनजाति कहते हो, तो हम इसको बांटते हैं। एक तो कहते हैं हम आपको SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, मेरी गारंटी है, थोड़ा आप ध्यान से देखना। और एक होता है SC यानी अनुसूचित जाति, और एक हो गया ST का मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति, जिसको आप आदिवासी कहते हो। तो मैंने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा आदिवासी जो लोग हैं उनका निवास स्थान उदयपुर है। लेकिन आपको SC ST से पूछ ले तब क्या करें, तो अब देखिए SC/ST, क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पे एक सूत्र लिख रहा हूँ भाई, और ये क्वेश्चन कन्फर्म मान के चलो एग्जाम में। और ये एक ऐसा सूत्र है जो आपको कई कन्फ्यूजन से दूर करेगा, इसको आप जरूर नोट करना। देखिए मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, जगड़ू स्क्वायर, जगड़ू के स्क्वायर लगा लो बटा उबा बिना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता था, इसलिए मेरे को सूत्र बनाना पड़ा। आपको भी करता है, मेरे को पता है। आपने ऊपर लिखा SC, नीचे लिखा ST, एक सूत्र लिख दिया जगड़ू स्क्वायर बटा उबा बिना। अब मेरे हिसाब से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले SC, तो SC का मतलब मैं शॉर्ट में लिख दूं, अब अनुसूचित जाति। आपको पहला क्वेश्चन करना है अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या। पहला तो क्या करना है, सर्वाधिक संख्या। फिर दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत, 2% हो गए। तीसरा इसका उल्टा कर दो, 1 2, तीसरा इसका उल्टा क्या हुआ, अनुसूचित जाति की न्यूनतम संख्या, अनुसूचित जाति की न्यूनतम संख्या। चौथा क्वेश्चन दूसरे का उल्टा कर दो, अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत। 4 क्वेश्चन आपके आगे। प्रश्नों का क्रम यही रखना है भाई। सबसे पहले अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या, फिर सर्वाधिक प्रतिशत, फिर न्यूनतम संख्या और फिर न्यूनतम
प्रतिशत। अब आपने जो सूत्र लिखा है उसका यूज करेंगे यहाँ पे। देखो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या का अगर आ जाए तो जैसे जयपुर कर दोगे आप, जैसे क्या कर दोगे आपके जयपुर। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत आ जाए, जैसे कर दो गंगानगर, जैसे क्या कर दोगे आप गंगानगर। अब ले लो दोनों उल्टे, तो डू के स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिख देंगे अपन। तो अनुसूचित जाति की न्यूनतम संख्या डूंगरपुर, और न्यूनतम प्रतिशत भी कहाँ लिख दोगे आप, डूंगरपुर। क्लियर हो गए 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन वैसे ही करने हैं। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या जयपुर, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत गंगानगर, अनुसूचित जाति की न्यूनतम संख्या डूंगरपुर और न्यूनतम प्रतिशत वो भी आगे डूंगरपुर। यही प्रश्न सेम लिखने। अब आप क्या करोगे, ये तो हो गए एससी, अब लगा लो एसटी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ से ये चेंज करूँगा, ठीक है। अनुसूचित जाति की जगह मैं पहला क्वेश्चन कर दूंगा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जो मैं आपको भी पढ़ाने जा रहा हूँ। अनुसूचित जाति वही प्रश्न है, एससी को हटा के एसटी कर दो। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत, अनुसूचित जाति की न्यूनतम संख्या और अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत। सेम है वही क्वेश्चन, सिर्फ एससी की जगह मैंने एसटी कर दिया। पहले मैं ऊपर था, अब आ जाऊंगा नीचे। तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या ऊ से कर दो उदयपुर, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत बा से कर दो बांसवाड़ा। अब बा से आप कहोगे सर बाड़मेर भी तो होता है, लेकिन अनुसूचित जाति ये जनजाति है, बाड़मेर में नहीं मिलेगी। नीचे जाओ दक्षिणी राजस्थान में, तो बा से आपको क्या करना है बांसवाड़ा। देखो अगला है न्यूनतम संख्या, बी से बीकानेर कर दो। और न्यूनतम प्रतिशत की बात करता हूं तो ना से नागौर कर दो। ये क्वेश्चन मेरे को पता है आपको 1000 बार कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन एक बार आपने इस सूत्र से पढ़ लिया, वापस देख लेना। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या उदयपुर, सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा, न्यूनतम संख्या बीकानेर, न्यूनतम प्रतिशत नागौर। तो इस सूत्र का आप यूज करोगे भाई। सूत्र का नाम क्या है, जगड़ू स्क्वायर बटा उबा बीना, ठीक है भाई। आगे देखो, इसी में थोड़ा सा आपको और ज्यादा कर देता हूं मैं ना, थोड़ा आप और आगे थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई। देखो राजस्थान में एससी के लिए 34 सीट और एसटी के लिए 25 सीट का निर्धारण किया गया है। विधानसभा की जो 200 सीटें हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस चीज़ को एक ही जगह याद कर लो, हमेशा की प्रॉब्लम आपके हट जाएगी। तो 34 तो आपके एससी के लिए सीटों का निर्धारण किया गया है, 25 किसके लिए किया गया है, एसटी के लिए किया गया है। ऐसे ही आपको पूछ लिया कि भाई कुल आरक्षण कितना है, एससी और एसटी को दोनों को आप जोड़ दोगे, एससी और एसटी को दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपके कुल आ जाएगा। अब लोकसभा की जो 25 सीटें हैं, उस 25 में से 4 तो दी गई है एससी को और 3 दी गई है एसटी को, मतलब ये कह सकते हैं 7 सीटें इनको दी गई है। लोकसभा की 25 में से कितनी दी गई है, 7। और आपके 200 विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ये तो आ गया 9 और 3 2 5, ये इनका आरक्षण है भाई। ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट सब जगह बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को यहीं हल कर लो, आगे ले जाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो वापस देख लेना, विधानसभा में एससी को 34 सीटों का, एसटी को 25 सीटों का आरक्षण है। लोकसभा की जो 25 सीटें हैं राजस्थान में, उसमें एससी के लिए 4 का निर्धारण और एसटी के लिए कितनी सीटों का निर्धारण है, 3 का। मैं आपको बता रहा था कि सबसे ज़्यादा आदिवासी, सबसे ज़्यादा आदिवासी का मतलब हो गया सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या, अनुसूचित जनजाति है ना भाई, सॉरी, अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो कहाँ पर है, उदयपुर। मैं आपको यही तो बताने जा रहा था पहले। तो सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। और अब अपने अरावली का जो अगला फायदा है, अरावली का अगला फायदा क्या है भाई, खनिज, बिल्कुल सही है। तो देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में अरावली ही आपके खनिजों का भंडार है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भी उदयपुर में। वन्य जीव अभ्यारण्य, आदिवासी और खनिज अरावली पे पाए जाते हैं। तो नो डाउट सबसे ज़्यादा कहाँ है, अरावली के ये उदयपुर में।
मैं आपको एक चीज़ बीच में भूल गया था, वापस बताता हूँ। देखिए आदिवासी अरावली पे रहते हैं, आदिवासी कहाँ रहते हैं? अरावली के ऊपर, और अरावली के जो ढाल हैं उन पे मक्का की खेती की जाती है। वापस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अरावली के ढालों पे किसकी खेती की जाती है, तो हम कहेंगे मक्का की। अरावली के ढाल पे किसकी खेती की जाती है भाई? मक्का की खेती की जाती है। अरावली पे रहते हैं आदिवासी, तो आदिवासियों का मुख्य आहार, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आदिवासियों का मुख्य आहार भी क्या हो गया आपके? मक्का। वापिस सुन लेना, अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर, आदिवासी सबसे ज़्यादा उदयपुर। अब सुने, और अरावली के ढालों पे मक्का की खेती की जाती है, तो आदिवासी रहते हैं अरावली पे, तो आदिवासियों का मुख्य आहार भी कौन सा हो गया? मक्का। और अब ये क्वेश्चन देखो, फसलों से आप पढ़ते हो, राजस्थान में मक्का का सबसे ज़्यादा बोया गया क्षेत्र जो है वो भी कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अब आप फसलों में जाके अलग करो, खनिजों में अलग करो, वन में अलग करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब अरावली से इनको संबंध स्थापित करके आप याद करोगे, आपको पता है कि अरावली के ढालों पे मक्का की खेती की जाती है, आदिवासी अरावली पे रहते हैं, तो आदिवासियों का मुख्य आहार भी आपके मक्का हो जाता है, और उदयपुर में सबसे ज़्यादा मक्का का बोया गया क्षेत्र है। फसलें क्लियर? अब आदिवासियों की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो कौन कौन से आदिवासी राजस्थान में हैं? सबसे पहले आपको पता ही होगा, मीणा, भील, गरासिया, मीणा, भील, गरासिया, डामोर, ठीक है, सांसी। सांसी वैसे एससी में आता है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेकिन इनको अपन पढ़ते समय कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते समय हम इनको आदिवासियों में पढ़ देते हैं। सांसी, सांसी के अलावा कंजर, और कंजर के अलावा आपके रह जाते हैं सहरिया, और सहरिया का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो ये 3 जनजाति का पहले आप देख लेना। सांसी सबसे ज़्यादा भरतपुर, बिजा और माला अगर कहीं नाम आ जाए सांसी होते हैं, ठीक है। कंजर, कंजर कोटा, वही चक्री नृत्य वाले। सहरिया, सहरिया आपको पता है 12, सहरिया कहाँ है? 12। इतना क्लियर कर लेना। ये 3 ऐसी जातियां हैं जो अरावली पे नहीं रहती, क्योंकि ये भरतपुर में रहते हैं। सांसी, कंजर, कोटा, ये कोटा वाला आपको पता है हाड़ौती में आ जाता है, तो ये जातियां नहीं रहती, ये रहती है। अब देखो मीणा कहाँ रहते हैं? सबसे ज़्यादा जयपुर, मीणा सबसे ज़्यादा जयपुर। भील, भील उदयपुर। ग्रासिया सिरोही, और डामोर डूंगरपुर। कथोड़ी है एक उदयपुर में ही, कथोड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में ही है भाई, ये और देख लेना। तो अब आपसे बाई चांस पूछ ले कि निम्न में से वह जनजाति जिसका निवास स्थान अरावली नहीं है, तो आपको इन 3 में से मिल जाएगी। सांसी नहीं रहते, कंजर नहीं रहते, और सहरिया, ये 3 जनजातियाँ अरावली पे नहीं रहती। बाकी सारी राजस्थान की पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं वो कहाँ रहती है? आपके अरावली के ऊपर नीचे जो भी है पहाड़ों में, जंगलों में। मीणा सबसे ज़्यादा जयपुर में है, भील है वो उदयपुर, ग्रासिया सिरोही, डामोर डूंगरपुर, और कथोड़ी जो कत्था निकालते हैं ना खेर वृक्ष से, हांडी प्रणाली, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने, तो वो भी आपके उदयपुर में रहते हैं। इनमें से कई बार पूछ लेते हैं एक छोटा मोटा क्वेश्चन, तो थोड़ा अपने यहीं से ध्यान में रखो, ताकि जब हम आगे बढ़ें, आगे जब हम ये पढ़ें तो कम से कम थोड़ी बहुत चीज़ हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, फसलें पढ़ी थी मैंने, फसलों वाला डाला था, देखें याद करना। फसलों में मैंने बताया था आपके माही कंचन और माही धवल और सविता। मक्के की किस्में हैं माही कंचन, माही धवल और सविता। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लो, आपके रिवीजन ही करवाना है मेरे को। क्लियर हो गया ना? मैंने कहा था सुगंध हमेशा चावल में से आती है, तो माही सुगंध जो है वो चावल की, माही सुगंध किसकी? चावल की। तो फसलों से बाई चांस कोई क्वेश्चन आए तो ये बेसिक हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए आगे आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको खनिज। कहते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे हार्ड टॉपिक आता है तो वो आता है खनिज, और फिर कहते हैं उद्योग। जबकि मैं ये मानता हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे सरल टॉपिक यही है आपके। खनिज में कोई समस्या नहीं है। खनिज बहुत सारे हैं, 57 प्रकार के। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 57 प्रकार के खनिज हमारे यहाँ से निकाले जाते हैं।
लेकिन ज़्यादातर जो खनिज निकाले जाते हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं? अरावली से। तो अरावली पे जो खनिज पाए जाते हैं भाई, वो हमेशा ध्यान रखें आप, धात्वी खनिज होते हैं। अरावली पे पाए जाने वाले खनिज कौन से होते हैं? धात्वी खनिज। भाई धात्वी खनिज और अधात्वी खनिज में मोटा मोटा आप अंतर कर लो कि जिन खनिजों के तार बनाए जा सकते हैं, जिनको पीट के फैलाया जा सकता है, वो सारे खनिज हो जाते हैं धात्विक। तो धात्विक खनिज जो होते हैं, ध्यान से देखें, मैंने फिर बताया आपको, जिससे आप तार बना सको, तार बना सको जिसको आप पीटो तो वो फैल जाए। अगर आप मानो किसी पत्थर को पीट रहे हो तो वो 2 टुकड़े हो जाता है, इसका मतलब वो धात्विक खनिज में नहीं आएगा। जो चीज़ टूट जाएगी वो धात्विक खनिज में नहीं आती। धात्विक खनिज ज़्यादातर चमकदार भी होते हैं। तो देखो आप मुझे ये बताओ, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है भाई खनिजों से, और क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। ज्योग्राफी में भी आपसे अरावली पे निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, हमें थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा इसको, और ये आगे आपके खनिजों में बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। तो देखें, आप ये बताओ, तांबा, तांबे के आप तार देखे होंगे आपने, ठीक है। तांबे के अलावा लोहा देखा होगा, लोहे के तार भी आते हैं। चांदी देखी होगी, चांदी के भी तार आते हैं। जस्ता, जिसको हम 2 साथ लिखते हैं, सीसा और जस्ता, जुड़वा खनिज है, बेचारे भाई भाई हैं। तो सीसा और जस्ता, चांदी, लोहा, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा टंगस्टन, टंगस्टन भी है, उसके भी तार बनाए जाते हैं। आपके जो बल्ब में पहले आता था बीच के अंदर एक छोटी सी, वो क्या था आपके? टंगस्टन। टंगस्टन के अलावा देखो सोने के सोना और चांदी, सोना भूल गए क्या? हाँ, सोना और चांदी दोनों को देख लेना, दोनों ये कीमती खनिज है, दोनों ही धात्विक खनिज है। इसके अलावा देखिए आगे मैग्नीज, मैग्नीज है, ये भी क्या है आपके? धात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। और अब आखिरी देख लेना यूरेनियम और बेरिलियम, ये हालांकि आणविक खनिज है लेकिन इसमें ले लेते हैं इनको, यूरेनियम और बेरिलियम, ये जिनके ज़्यादातर पीछे यम लगा रहता है ना भाई, ये आणविक खनिज होते हैं, परमाणु ऊर्जा में वहाँ पे ये काम आते हैं। अब आपके बच गए वो सारे के सारे अधात्विक है। ये सारे के सारे खनिज जो हैं वो आपके अरावली पे पाए जाते हैं। धात्विक खनिज की विशेषता बताओ, तार बनाए जा सकते हैं, पीटने पे फैल जाते हैं, चमकदार होते हैं। आपने तांबे के भी तार देखे हैं, आपने लोहे के देखे हैं, चांदी के भी होते हैं, सोने के भी होते हैं, सीसा जस्ता भी देख लो, टंगस्टन, मैग्नीज, यूरेनियम और बेरिलियम, ये हो गए धात्विक। बच गए वो क्या हो गए? अधात्विक। चलिए भाई थोड़ा सा हम पढ़ेंगे अरावली पे कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आगे देखिए, अरावली पे देखिए सबसे मुख्य जो खनिज है वो है आपके सीसा जस्ता। ये दोनों जुड़वा खनिज कहलाते हैं, साथ में निकलते हैं, और इन्हीं के साथ निकलती है चांदी, और इनके तीनों के मिले हुए रूप को कहते हैं गेलेना। तो कोई भी जो खनिज निकलता है वो एक पट्टी के रूप में निकलता है। आप अगर हम बात करते हैं, देखिए आपने जिला देखा होगा उदयपुर, उदयपुर के जस्ट आप ऊपर राजसमंद चले जाओ, राजसमंद के जस्ट ऊपर की तरफ जाओगे तो आपके भीलवाड़ा, इस साइड में थोड़ा सा रह जाता है। 3 जिले हो गए, ठीक है। अब इस तरफ आगे की तरफ अगर हम जाते हैं तो सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के जस्ट थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ चले जाओगे एक जगह छोड़ के तो आपके आ जाएगा अलवर। वापिस जिले देखना, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अलवर, ठीक है। ये आपके राजस्थान में सीसा और जस्ता की जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो इन जिलों में है। देखिए नंबर 1 सबसे बड़ी खान है जावर, ठीक है। जावर उदयपुर में है, एक देबारी भी यहाँ पे जगह है, ये भी उदयपुर में। तो अब मैं कह सकता हूँ राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान जो है वो जावर खान है, जावर खान है उदयपुर। अब जावर से आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, राजसमंद की जो खान है उसका नाम है राजपुरा दरीबा। और मेरे हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ कितनी बार पूछा गया है, रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा में सबसे अच्छे किस्म का सीसा जस्ता निकलता है। राजस्थान में सबसे बढ़िया किस्म का जो सीसा जस्ता निकलता है
वो रामपुरा आगूचा से निकल रहा है, तो बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है आगूचा आगूचा आगूचा। कई बार राजपुरा दे देते हैं, रामपुरा दे देते हैं, कई बार आगूचा दे देते हैं, कई बार दोनों को दे देते हैं। सवाई माधोपुर में अभी कैटरीना कैफ की शादी हुई थी ना, हाँ, विक्की कौशिक के साथ। अगर आप करंट जीके के टच में रहते हो तो आपने पढ़ा होगा कि उनकी शादी बरवाड़ा फोर्ट में हुई थी, है ना। फिर चौथ माता के उसने दर्शन भी किए थे। तो बरवाड़ा एक जगह का नाम है, सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है, उस जगह का पूरे का नाम हो गया चौथ का बरवाड़ा। तो अगर करंट जी के पढ़ते ना तो वहां पे इसके बारे में भी दिया हुआ था। तो चौथ का बरवाड़ा है, और अलवर में है गुड्ढा किशोरी दास, गुड्ढा किशोरी दास। यह है राजस्थान की प्रमुख सीसा और जस्ता की खाने। वापस देख लेना, उदयपुर में फेमस है जावर और देबारी। इससे जस्ट ऊपर आप नक्शे से चले जाओगे तो आराम से हो जाएगा राजपुरा दरीबा। भीलवाड़ा की है रामपुरा आगूचा। सवाई माधोपुर की है चौथ का बरवाड़ा। सवाई माधोपुर में कौन सी है भाई? चौथ का बरवाड़ा। और अलवर की जो जगह है वो है गुड्ढा किशोरी दास। खनिज आपको जितने हार्ड लगते हैं उतने हैं नहीं। आप देखते हो कि बार बार सीसा जस्ता सीसा जस्ता सीसा जस्ता बस, या फिर आपके लोहा पूछ लेते हैं। तो ये सीसा जस्ता के आप खाने नोट कर लोगे भाई कि भाई अरावली पे ये फेमस खाने हैं। क्योंकि जब आप खनिज पढ़ोगे ना तो वहाँ पर फिर एकदम का बहुत सारा याद करने को मिल जाता है। और फिर क्या है कि वो बार बार में ये जगह आपस में टकराना शुरू हो जाती है। लेकिन आप 5 खनिज अरावली के साथ तैयार करोगे, ज़्यादा नहीं करने, सिर्फ 5। और आप देखोगे मैं जो 5 खनिज बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन भी उन 5 खनिजों से ही आने हैं। क्लियर हो गया? तो इसको आप नोट कर लेना कि भाई अरावली पे ये प्रमुख इसकी खाने हैं। और फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना कि साहब जीव दुख पावत्ता को नहीं याद होती, नहीं याद कर लीजिए। एक तो याद करनी है रामपुरा आगूचा। क्यों याद करनी है? जब खनिज पढ़ेंगे तो इसकी भी कहानी मैं आपको बता दूंगा। तो सीसा जस्ता तो हो गया, अब ये चांदी भी तो रह गई ना। याद करो, झीलों में राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। पहली क्लास में आपने पढ़ा था, वही मैंने बता दिया था को। मैंने कहा था कि राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में जावर से चांदी की खान निकल आई। ये शताब्दी याद रखना, राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में जावर से चांदी की खान निकल आई थी। इसका मतलब जावर राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी खान है। 2 खनिज तो ऐसे ही आपके याद हो जाते हैं। देखो भाई अगला जो है वो है मैग्नीज। मैग्नीज का सिर्फ ज़्यादा कोई मामला ही नहीं है। ये लो एक छोटा सा खनिज है बेचारा, इतने पर आपके क्वेश्चन देता है ये बार बार। मैग्नीज बांसवाड़ा। मैग्नीज कहाँ पर है? आपके बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा में 2 जगह देखना है, एक तो लीलवानी और एक काला बूंटा। क्लियर हुआ? बस इतना याद करना है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आपको सारे खनिज याद नहीं है, एक खनिज याद है, जैसे मेरे को मैग्नीज याद है, ठीक है, तो मैं एग्जाम में जाऊँ ना तो अपने पे कॉन्फिडेंस, हाँ नहीं मैग्नीज ही आएगा, नो डाउट मैग्नीज आ जाएगा। खुद डरते डरते जाते हो और यार मेरे को वो पोटास याद नहीं, ठीक है, वो पोटास ही मिल जाता है फिर। तो आपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, आपका बहुत फ़ायदा मिलता है। मैग्नीज बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में जगह पूछे तो लीलवानी और काला बूंटा। मैं ये खनिज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आते हैं, अरावली के साथ पढ़ने भी चाहिए हमें। तो हमने 2 खनिज पढ़ ली। कौन कौन से खनिज? पहले वाले का वापस रिवीजन करना, देखें सवाई वो सीसा जस्ता उदयपुर, जावर देबारी। फिर उदयपुर से जस्ट ऊपर कहाँ गए थे आप? राजसमंद, राजपुरा दरीबा। फिर जस्ट उसके ऊपर भीलवाड़ा, रामपुरा आगूचा। फिर चौथ का बरवाड़ा, बरवाड़ा फोर्ट, ठीक है ना। और फिर गुड्ढा किशोरी दास, गुड्ढा किशोरी दास, ठीक है भाई। अगले खनिज के बारे में देखो, 2 ही हैं बड़े, कुछ नहीं है। टंगस्टन, इस मामले में हम ठीक है भाई। टंगस्टन हमारे यहाँ पे निकलता है नागौर में सबसे ज़्यादा। डेगाना, डेगाना में एक जगह है भाकरी, याद रहे तो ठीक है भाई, एक नाम याद रखना ना नागौर में। तो 4 खनिज जब मिलाने आते हैं तो मैंने देखा है कि टंगस्टन को डेगाना से मिलाना आता है। हमारे लिए आसान है, हमारे तो पास में, हमें याद है। आप जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी समस्या होती है, आपको अपने ज़िले के क्वेश्चन याद होते हैं, ठीक है। और एक और याद रखें, वालदा। ये वालदा क्षेत्र सिरोही में है। मैं आपको फिर बता दूं, ये सब खाने बंद पड़ी है।
लेकिन पता नहीं एग्जामिनर के क्या दिमाग में रहता, बार बार डेगाना, हमारा जीव दुख पाता है। फिर अगर ये खाने चलती रहती तो हमें भी रोजगार मिलता किसी ना किसी को। तो ये दोनों ही खाने बंद है। वालदा क्षेत्र है सिरोही के अंदर, ये भी आपके टंगस्टन की फेमस खान रही थी किसी समय, अभी आपके नहीं है। क्लियर? 3 खनिज हो गए, 2 खनिज और पढ़ाऊंगा, उसके बाद अरावली के आगे से क्रम से चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगला है आपके हेमेटाइट। तो कहेंगे गुरुजी हेमेटाइट कौन सा खनिज है? हेमेटाइट खनिज नहीं है। राजस्थान में जो लोहा पाया जाता है, कई प्रकार का लोहा आता है, वो कौन सा होता है? हेमेटाइट किस्म का। तो ज़्यादातर एग्जाम में मैंने देखा है, एक पूछ लेते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है, तो राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। अब देखिए, लोहे की सबसे बड़ी खानों की अगर मैं बात करूं तो आपके जयपुर फेमस। जयपुर से अलग कौन हुआ था? दौसा हुआ था। आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा खनिज मिलते कहाँ पर है? उदयपुर में तो मिलेंगे ही, उदयपुर में तो आपके मिलेंगे ही। तो ये 3 जगह आपको ध्यान रखनी है। जयपुर सबसे बड़ा आपके लोहे का है, दौसा इससे अलग हुआ था तो जयपुर ही मान लो इसको, तो और उदयपुर यहाँ मिलता है लोहा। जयपुर में है मोरिजा बानेला, मोरिजा बानेला। जयपुर की जो खान है उस खान का नाम क्या है भाई? मोरिजा बानेला। दौसा का नीमला रायसेन, नीमला रायसेन। उदयपुर का ये खान याद करो, नाथरा की पाल। मैं कह देता हूं ना, उसको तो रट लिया करो भाई, बार बार आती है ये नाथरा की पाल। और एक और है छोटा सा, थूर हुडेर। ठीक है, ये है आपके राजस्थान में लोहे की प्रमुख खाने। लोहे की प्रमुख खाने जयपुर, दौसा, और जयपुर दौसा के अलावा उदयपुर। जयपुर की मोरिजा बानेला, दौसा की नीमला रायसेन, और अपने उदयपुर वाली याद करो। उदयपुर वाली कौन सी है भाई? नाथरा की पाल। कौन सी है भाई? नाथरा की पाल। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। तो ये फेमस एक बार के इतने बहुत हैं, इनको आप याद कर लोगे भाई। नाथरा की पाल वापस बोलना एक बार। लोहा सबसे ज़्यादा जयपुर, दौसा, उदयपुर। जयपुर में मोरिजा बानेला, दौसा में नीमला रायसेन, नीमला रायसेन। और एक और बताओ, नीमला रायसेन के वाला नाथरा की पाल, नाथरा की पाल। थोड़ा एक आखिरी रह गया, अरे भाई तांबा रह गया, तो थोड़ा तांबा और पढ़ लेते हैं। कॉपर खेतड़ी है, जब सभ्यताएं पढ़ी थी तो भी बता दिया था मैंने, कौन सी है? खेतड़ी। अब देखो खेतड़ी में है ना, जो खाने हैं ना वो ऐसी आकृति के चांद के जैसी, इसलिए इनको कहते हैं चांदमारी की खाने। है सारा का सारा मामला झुंझुनू का। अब देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा चांदमारी क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? चांदमारी है तांबा के लिए। तांबा की सबसे बड़ी खान जो है वो खेतड़ी में, खेतड़ी वाली है चांदमारी की खाने। चांदमारी की खाने कहाँ है? आपके झुंझुनू के अंदर है। इसके अलावा देखो, एक बार एक क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ये नाम आ गया यार, इसके ऑप्शन में था झुंझुनू। और क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से वह स्थान जहाँ सभी प्रकार का तांबा जो है वो प्राप्त होता है। अब देखिए, उसमें एक था मदन कुंडाल झुंझुनू, एक आपके कोई सिरोही का दे दिया, एक कोई उदयपुर का दे दिया, एक कोई अलग। आपका थोड़ा सा अगर दिमाग काम करता, आप टोरा भी लगाते, तो आपको पता था कि भाई सबसे ज़्यादा तांबा निकलता ही कहाँ है। तांबा तो एकाधिकार ही मान लो खेतड़ी का। तो ये आपके जो क्षेत्र है ये इसी के आसपास का क्षेत्र है। मदन कुदान, अब आपको याद रखना है, 4 खनिजों में आपको कहीं मिलाने के लिए दे दे। मदन कुदान, मदन कुदान झुंझुनू जो है वो भी आपके किसके लिए है? आपके तांबा के लिए। तांबा की एक जगह और है भाई, अलवर में है। तांबा में जो एक जगह है वो कहाँ पर है? आपके अलवर की खोदरीबा। और खोदरीबा कहाँ पर है? अलवर। आजकल ये पूछते हैं, 4 जगह मिलाने को आए ना। हतोदिया, ये खोदरीबा के आसपास का एरिया है। हतोदिया भी आपके किसके लिए जाना जाता है? तांबा। ये लीजिए। अब मेरे हिसाब से आपको खनिजों की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, खनिजों की टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इनके अलावा आपके खनिजों का कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा भी नहीं। अब छोटे मोटे 5 खनिज आप और पढ़ लेना, ठीक है। वापस देख लेना, तांबा, खेतड़ी,
चांदमारी, मदन कुदान, ये आपके तांबे के झुंझुनू की जगह है सारी। और खोदरीबा, हथौदिया, ये हथौदिया बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसलिए इस जगह को देखना, थोड़ी चर्चाओं में रह रही है। हथौदिया ये अलवर की, तो ये तांबा भी आपके पूरा हो गए भाई। तो ये खनिज वाला चैप्टर खत्म। अच्छा मुझे ये बताइए, आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोगे, है ना? तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम कौन कराती है? आरपीएससी। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ है? अजमेर। आरपीएससी कहाँ है? अजमेर। बाई चांस आप फेल हो जाते हो तो आपको पार होने के लिए अजमेर जाना पड़ेगा। देखो इसको फेल्स है, ये फेल्स को आप फेल पढ़ो ना, फेल पार। आप किसी भी एग्जाम में जाते हो, 10th है, 12th है, एमडीएस है हमारे यहाँ पे, तो या फिर ये आरपीएससी, तो किसी भी एग्जाम में आप फेल हो जाते हो तो आपको पार होने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अजमेर जाना पड़ता है। ये लीजिए ये खनिज, ये 60% पूछ लिया आपको कि 60-65% जो है ये कहाँ, कौन से ज़िले में पाया जाता है? फेलपार। फेलपार कहाँ हो जाता है? चलिए एक छोटा सा और खनिज आपको याद दिलाता हूँ। आपने जनजातियाँ पढ़ी है? जनजातियों में पढ़ा होगा आपने, बिना वाद्य के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर। यही है ना? और आपसे मैं पूछ लूँ कि वालर नृत्य किस जिले का है, तो आप कहोगे सिरोही। कौन सी जनजाति? ग्रासिया। कौन सी जनजाति? ग्रासिया। ये तो नॉर्मल का मतलब है जो बीएसटीसी का एग्जाम देने वाला बच्चा भी होगा उसको भी पता है कि वालर जो नृत्य है वो बिना वाद्य के किया जाता है, क्योंकि हजारों बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखो वालर आपको याद रखना है, वालर कहाँ का? उदयपुर, सिरोही। वालर कहाँ का? सिरोही। वापिस देख लेना, वालर कहाँ का? सिरोही। अब देखिए एक राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज है जिसका नाम है वोलेस्टोनाइट। एकाधिकार, अगर एग्जाम में पूछ ले राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज, 4 खनिज मिले, वोलेस्टोनाइट करके आ जाना। 100% हमारे यहीं पे मिलता है वोलेस्टोनाइट। अब देखिए वालर नृत्य कहाँ का? सिरोही। अब आप वोलेस्टोनाइट को क्या करो, ऊपर की 2 मात्राएं हैं भूलो एक बार, मानो ये 2 मात्राएं भूल गए, और इस स को आप रे पढ़ो, क्या शब्द आ गया? वालर। वालर कहाँ का? सिरोही का। वोलेस्टोनाइट कहाँ? सिरोही। बस मैंने जब वालर याद किया था मैंने वोलेस्टोनाइट वहीं पे याद कर लिया, और जब मैंने वोलेस्टोनाइट एक बार रिवीजन किया तो मैंने वालर भी कर लिया। याद आपको करने हैं। आप सोचो कि गुरुजी अरावली पढ़ा रहे हो, आप तो वालर में आ गए। अरे वालर से आपके क्वेश्चन जब हल हो रहा है खनिज वाला, और अरावली के खनिज हमें पढ़ेंगे तो क्यों ना हम यहीं पे याद कर लें, वालर नृत्य सिरोही। और अब इस वोलेस्टोनाइट को आप वालर पढ़ोगे, वोलेस्टोनाइट को क्या पढ़ो आप? वालर। अब मात्राएं लगी है, आप एक बार के भूल जाओ तो आप क्या यहाँ शब्द आ जाएगा वालर, और वालर कहाँ का? सिरोही। तो वोलेस्टोनाइट कहाँ बोलो? सिरोही। वालर सिरोही। फेलपार अजमेर। फेलपार कहाँ हो जाते हो रे? अजमेर में। बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा, और दोनों ही है ना, बार बार एग्जाम में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में भाई। तभी कहता हूँ कम पढ़ो, लेकिन ऐसी चीज़ें पढ़ो जो एग्जाम में आती है। फालतू के खनिज लेके पता नहीं कौन कौन सी जगह रट लेते हो। पिछली सालों के देखे क्या? मैंने कहा था वो रिव्यू लेके आना रहे। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो रिव्यू लेके आ गए, जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, या मेरी मज़े मारने के लिए बैठे हो यहाँ पे? मेरे हिसाब से 2 या 4, और वही 2-4 कौन है आपको पता है क्या? आप में से वो जब मैं देखता हूँ तो 1000 लोगों ने देखा वीडियो, और कई जगह 800-700 जो भी है, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट 1.5 महीना हुआ है मुझे यूट्यूब पे आए हुए, तो भी अच्छी रिस्पॉन्स है आपका। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, जो बच्चे पढ़ने के प्रति सीरियस थे, आज वो जो यूट्यूब वाले हैं मेरे, वो सारे आज मुझसे जुड़े हुए हैं। मुझसे कम से कम आज 200 से 300 बच्चे जो हैं, देखो मैं सब्सक्राइबर होते रहते हैं कम ज़्यादा, मैं वो चिंता भी नहीं करता। मेरे को बच्चे वो चाहिए जो वास्तव में पढ़ने वाले हो। तो 200 बच्चों ने मेरे नंबर लिए, कैसे लिए? आज वो मुझसे सीधा टच है। हमारी लगभग रोज़ में 10-15 बच्चों के फ़ोन आते हैं, सर कैसे क्या नहीं करना। मैं उनको अपनी ओर से जितना हो सकता है मैं उनका सहयोग करता हूँ। नोट्स वगैरह भी मैं देता हूँ, है ना, क्योंकि आपको तो चाहिए ही नहीं, जिनको चाहिए उनको मिल गए थे। तो वास्तव में अगर पढ़ने के प्रति सीरियस हो, क्योंकि मेरा फिर क्लास लेने का मन भी और नहीं करता, सहयोग नहीं करते आप। अब सहयोग में ये नहीं है कि मैं वीडियो को शेयर करो, ये करो, वो करो, लेकिन जो बोलता हूँ, जो आपको लिखाता हूँ, उसको कम से कम कॉपी में नोट किया करो।
और एक आप सबकी बीमारी मेट देता हूँ। और मैं थोड़ी बीमारी क्या है आपको पता है आपके, कि गुरुजी उस कोचिंग के नोट्स भी पढ़े हैं, उस कोचिंग के भी नोट्स पढ़े हैं, ये किताबें वो किताबें पासबुकें सब है हमारे पास। फिर कान खोल के सुन लो, नौकरी लगना है कि हाँ लगना है, दे लगना है तो फिर हाथ से बनाओ अपने नोट्स, एक बार बना लो हाथ से और फिर उसमें थोड़ी जगह छोड़ के रखो, कोई नई चीज़ मिलती है उसमें आप ऐड कर लो। अब आपने क्या है कि इस किताब में एक नई चीज़ पढ़ ली, लेकिन वो लंबे समय तक आपको याद थोड़ी रहेगी, लेकिन नोट्स आपके परफेक्ट नोट्स बने हुए हैं, वो ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे। तो ये उस कोचिंग के नोट्स मेरे पास पड़े हैं, उस कोचिंग के पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये कोई तरीका नहीं होता भाई तैयारी का। तो अपने साथ जुड़े हो तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब अरावली के लाभ हमने पढ़ लिए, आखिरी में मैं अरावली की हानियाँ और बता देता हूँ, बाकी अगली क्लासों में हम और देखते रहेंगे। तो देखो हानि क्या है अरावली की। अरावली की सबसे बड़ी हानि है अरावली का विस्तार। तो अरावली का विस्तार बताओ आप मुझे वापस, अभी बताया था मैंने, अरावली का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, सही है ना। ये विस्तार है, ये हमें कैसे हानि पहुंचाता है। तो देखिए राजस्थान में अगर मैं वर्षा की बात करूं, देखो ये राजस्थान, छोटा सा राजस्थान बना लेते हैं पतंगाकार, है ना। ये लीजिए भाई, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। मैं सीधा अरावली को इतना ही कर देता हूँ, ये लो अरावली, ऐसे ही है ना फैली हुई, ठीक ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अरावली की सबसे बड़ी हानि क्या है कि ये भारत मान लो चाहे आप राजस्थान मान लो, यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी। छोटे लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, आपको कान थोड़े बड़े रखने हैं। इधर है अरब सागर, तो अगर मैं दिशा की बात करूँ तो चाहे भारत हो चाहे राजस्थान, ये है उत्तर और ये है सॉरी ये है पश्चिम और ये दक्षिण, तो मैं कहूँगा दक्षिण पश्चिम। मैं आपसे कहूँ कि भाई अरब सागर किस तरफ है, तो आप ये दिशा बताओगे क्योंकि इसी तरफ है ना, तो आप कहोगे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब आपके अरावली का विस्तार किधर था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। और अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं चलती है, ये भी मानसूनी हवाएं क्या करती है, उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। तो अब मानो ये हवाएं यहाँ से आ रही है इस तरफ, ठीक है, यहाँ आई। अब यहाँ पे तो देखो सिरोही है, उदयपुर है, हरा भरा क्षेत्र है, तो ये हवाएं नो डाउट इस क्षेत्र में आके बारिश कर देगी, तो इस एरिया में बारिश हो गई जोरदार। लेकिन ये हवाएं क्या करेगी, अब इस तरफ आती है तो ये तो रहा रेगिस्तान, और बेचारा नीचे से तपा हुआ, जैसे हम तपे रहते हैं गर्मी के अंदर, बहुत हालत ख़राब रहती है हमारी, तो ये तपा हुआ रहता है ना। तो जैसे ये आपके हवाएं नम हवाएं यहाँ आती है तो ये नीचे से हीट करता है उनको, ये रेगिस्तान हीट करता है, तो वो हवाएं थोड़ी हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाकर वो फिर आगे जाके बारिश कर जाती है, पंजाब हरियाणा वहाँ चली जाती है। अगर यही मानो यही आपके अरावली ऐसे होती तो इधर से आने वाला जो भी मानसून है यहाँ टकराता, पूरे राजस्थान में बारिश होती। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी हानि क्या है कि अरावली अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण पूरे राजस्थान में नहीं, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। क्लियर हुआ, कहाँ नहीं होती, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। अब इधर वाली हवाएं हैं, तो ये इधर वाली हवाएं बहुत लंबी दूरी तय करते यहाँ आके तो ऐसे मर जाती है वो, थोड़ी बहुत कोई हमारे यहाँ पे बारिश हो जाए तो बढ़िया बात है। क्लियर हो गया। तो हानि बताओ, अरावली अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। ये भाई इसकी सबसे बड़ी क्या है, हानि। चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं आगे। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूं कि राजस्थान में, आप देखना यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे 100%, बहुधा अकाल पड़ने का कारण, राजस्थान में बहुधा अकाल पड़ने का कारण है, मेरा पहला ऑप्शन है अनियमित, अनिश्चित व अपर्याप्त वर्षा। और मेरा दूसरा ऑप्शन है अरावली का विस्तार। बस कर दो, उतर देंगे अपने दिमाग में। तो आपका उत्तर क्या रहा था भाई,
तो राजस्थान में बहुधा अकाल पड़ने का मुख्य कारण है, तो आपको उसमें उत्तर करना होगा अनियमित, अनिश्चित व अपर्याप्त वर्षा। क्लियर है। अब लेकिन देखिए एक बार क्वेश्चन क्या आ गया था, ये ले लो। क्वेश्चन था कि पश्चिमी राजस्थान में बहुधा की जगह आ गया था अकाल पड़ने का आधारभूत कारण, पड़ने का आधारभूत कारण। मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं आप आगे कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेकर। अगले ने क्या किया था, लिखा था कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ने का आधारभूत कारण, पहला ही ऑप्शन था अनियमित, अनिश्चित व अपर्याप्त वर्षा। बच्चे जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ने का आधारभूत कारण दोनों भी आ जाए तो आपको उत्तर करना है अरावली का विस्तार। पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ने का मुख्य कारण आप क्या करोगे, पश्चिमी राजस्थान में अरावली का विस्तार, और राजस्थान में अनियमित, अनिश्चित व अपर्याप्त वर्षा। ठीक है भाई, कल इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपसे निवेदन है, पढ़ने वाले बच्चों को आप ज़रूर इस चैनल से जोड़िए। मेरे को कोई सब्सक्राइब बढ़ा कर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पढ़ने वाले बच्चे जुड़ जाए, मेरे को भी ऐसा लगे मैंने कुछ दिया है। और आपका अगर सहयोग रहा आप सब भाइयों का और बहनों का, तो कईयों जो अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन आपको सारी सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आपको अगर आर्थिक स्थिति खराब में, वैसे आपको पता है धंधा वंदा तो अपने है नहीं, भगवान की दया से सहयोग आपका रहेगा, तो आपके कारण राजस्थान के कई और ऐसे विद्यार्थी होंगे जो भी लाभान्वित हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों पर शेयर ज़रूर कर दें, ताकि कुछ और बच्चों का भी भला हो जाए। भाई टारगेट अपना यही है। कल मनोविज्ञान की क्लासें डालूंगा और जीके की अब रेगुलर ही रहेगी। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो कहते हो रेगुलर, फिर आते नहीं हो। अरे क्या करें, लाइफ इतनी बिजी चल रही है, पूछो मत। लेकिन आप अगर मेरा सहयोग करते रहे तो नो डाउट आपका डबल सहयोग मैं कर दूंगा। क्लासें मैं अब रेगुलर ही रखूँगा। और साइको की क्लास कल रहेगी आपकी, अधिगम से आगे पढ़ाएंगे सर। उनकी भी वो मेरी तरह क्या पहली क्लास थी, वो कैमरे के सामने। ये कैमरे के सामने जब मैंने पहली क्लास ली थी ना, मेरे को ऐसा डर लग रहा था जैसे नई नवेली जो दुल्हन होती है ना, और उसके सामने वो आपके ससुर जी बैठ जाए या सास जी बैठ जाए, तो वैसे कैसे शर्माती है। तो पहले दिन तो मेरी हालत ये हो गई थी, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे ठीक ठाक मामला बैठ रहा है। तो उनकी भी पहली क्लास थी, अगली उनकी क्लासें कल से विधिवत रहेगी। साइको की भी, संस्कृत की क्लासें भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। 2-5-10 दिन के अंदर स्कूलों की छुट्टियां हो जाएगी। ये 1.5 महीना जो रहेगा उसमें मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे चाहे संस्कृत पढ़ानी पड़े, मैं आपके संस्कृत करवा दूंगा। भाई विश्वास रखें, सहयोग आप करोगे आपको डबल मिलेगा। धन्यवाद। और अंबेडकर वो जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।